हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आई एम मनीष। आज मैं आप सबको इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का टाइप है। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होता क्या है। कोई भी मशीनिंग जिसमें हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई मीन लाइक हमारा मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, इन सब चीज़ों में हमें जो भी वर्कपीस है उसको टूल के साथ फिजिकली कांटेक्ट कराना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग हमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, और जब हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टूल है वो वर्कपीस से सॉफ्ट भी हो सकता है। जनरली आप सबको पता होगा कि थ्रेडिंग करें या फिर ड्रिलिंग करें या फिर मिलिंग करें, उस केस में वर्कपीस से हार्ड होना चाहिए टूल। अगर नहीं होगा तो टूल टूट सकता है। यहाँ पे सॉफ्ट टूल भी चलता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज होता है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में कि टूल वियर नहीं होता है। यहाँ पे टूल वियर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि फिजिकल फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो भी टूल वियर होता था वो यहाँ पे नहीं होता है। ओके, और इसका कुछ एडवांटेज ये है कि इसमें आप हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो और सरफेस फिनिश भी आपका बहुत ज़्यादा हाई आप अचीव कर सकते हो इन द केस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। और यहाँ पे आप किसी भी डिफ़िकल्ट शेप को भी आप मशीनिंग कर सकते हो। बट जबकि कन्वेंशनल के केस में आप किसी डिफ़िकल्ट और छोटे छोटे शेप को मशीनिंग करने जाओ तो वो नहीं होता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है या फिर वो टूट सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में आप कॉम्प्लेक्स शेप का विथ हाई सरफेस फिनिश एंड विथ हाई एक्यूरेसी मशीनिंग कर सकते हो। तो ये था नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं। तो एक एक करके मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है। यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के सेटअप का। ओके, इस इसमें आप देख सकते हो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारा टूल होता है। उसके बाद ये एक पूरा का पूरा चैम्बर है और ये वर्कपीस है हमारा। ये वर्कपीस हो गया। ये आपका पाइपलाइन हो गया। यहाँ पे एक फ्लश आउट होता है चैम्बर। ये पंप रहता है एक, और ये पंप फिल्टर से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे मैं कनेक्ट करना भूल गया। एक पावर सोर्स होता है, और उसके बाद एक ये यहाँ पे भी पाइप से कनेक्टेड होता है फिल्टर और टूल। उसके बाद देखते हैं कि ये होता कैसे है प्रोसेस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में सिंपल कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी स्टोन को आपस में जब हम रबिंग करते हैं तो वहाँ पे हीट डेवलप होता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब स्पार्क होता है, कहीं पे आप देखे होगे कहीं कहीं पे जब स्पार्क होता है तो वहाँ पे वायर बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। बट यहाँ पे स्पार्किंग के लिए हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश होता है हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑलवेज वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव होता है और जो टूल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। आप कह सकते हो कि वर्कपीस यहाँ पे एज ए एनोड बिहेव करता है और टूल यहाँ पे एज ए कैथोड बिहेव करता है। ओके, और टूल जो हमारा बना होता है वो कॉपर एंड टंगस्टन का बना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछा जाए बना क्वेश्चन है। कॉपर प्लस टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में। और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है वो कभी कभी एज अ कूलेंट भी वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक सौ टेम्परेचर जो डेवलप होता है वो ऑलमोस्ट 8000 से लेके 10,000 डिग्री सेल्सियस तक डेवलप होता है। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी वर्कपीस को मेल्ट करके वहाँ से मशीनिंग करने के लिए, उस पार्ट को रिमूव करने के लिए इतना टेम्परेचर काफ़ी है। यहाँ पे प्रोसेस होता ये है कि जैसे पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश होता है और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है
वो कैथोड टू एनोड होता है, यानी कि टूल से लेके वर्कपीस पे आता है। ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड धीरे धीरे आयोनाइज्ड होने लगता है। आयोनाइज्ड इन द सेंस, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयोनाइज्ड होकर बाहर आने लगते हैं, और वो विथ वेरी हाई वेलोसिटी विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इस वर्कपीस पे इम्पैक्ट डालते हैं। टूल से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो भी, और प्लस में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे इस वर्कपीस पे इम्पैक्ट करते हैं विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। और फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो वर्कपीस है यहाँ पे वो फ्यूजन, उसका फ्यूजन स्टार्ट होता है, वो मेल्ट होता है, और फिर धीरे धीरे वो फ्लश आउट होके बाहर आ जाता है। सो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होता है, स्पार्किंग होता है, हीट जनरेशन होता है, और उसके बाद फ्यूजन होता है एंड वेपोराइजेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा वर्कपीस के आसपास पूरा का पूरा ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में डूबा हुआ रहता है, और यहाँ पे इस पाइप के थ्रू जितना भी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है हमारा वो इस पाइप के थ्रू आता है, और यहाँ पे एक बहुत ही छोटा छोटा टाइनी होल्स बना रहता है और फिश बना होता है, जिसके थ्रू वेरी हाई प्रेशर में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इस वर्कपीस पे इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे जितने भी मशीन किए हुए पार्टिकल्स हैं, जितने भी मशीनिंग किए हुए यहाँ पे वर्कपीस के पार्ट्स हैं, उन सबको ये यहाँ पे रिमूव करके बाहर लेके आ जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक के थ्रू इस चैम्बर में आता है, और यहाँ से पूरा का पूरा मशीनिंग पार्टिकल वो फ्लश आउट हो जाता है, और फिर उसके बाद अगेन डाइलेक्ट्रिक पंप में जाता है, और पंप उसको फिल्टर में भेजती है। फिल्टर में क्या होता है, जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स बचे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे होते हैं, वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। उन सब चीज़ को ये फ़िल्टर कर देता है। उसके बाद अगेन ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड टूल में जाता है, और टूल से फिर से वर्कपीस, इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे इसका थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। क्या होता है इसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स होता है, ये एक आरसी सर्किट से कनेक्टेड होता है। ये टूल नेगेटिव टर्मिनल से, और ये वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, सारा इलेक्ट्रिसिटी इस कैपेसिटर में जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और ये कैपेसिटर सारे चार्ज को कंजर्व रखता है, स्टोर रखता है। फिर उसके बाद जैसे ही स्पार्किंग आयन और धीरे धीरे आयोनाइजेशन होते रहता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स का। जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर स्पार्किंग होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टूल्स में जाता है, और टूल से सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्कपीस पे जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हो, ये चार्ज होता है कैपेसिटर। ये जो प्रोसेस दिखा रहा है ये कैपेसिटर चार्ज होने का प्रोसेस है, और ये यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज होने का स्पार्किंग टाइम है। ये स्पार्किंग टाइम बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये चार्जिंग टाइम बोलते हैं। इस कंप्लीट को आप, चूँकि ये स्पार्किंग जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इस कंप्लीट को हम टीसी बोलते हैं। और नॉर्मली इस कर्व को ऐसे कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आप देखो तो इसका एक्सप्रेशन होता है वी डी इक्वल टू वी नोट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ पे टी सी जो है वो ये बताता है कि दो स्पार्क के बीच में टाइम कितना होगा, मतलब एक स्पार्क के बाद दूसरा स्पार्क कितने टाइम इंटरवल में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्चार्ज वोल्टेज आ गया। ये वी डी डिस्चार्ज वोल्टेज होता है, ये वी नोट मैक्सिमम वोल्टेज है। हाँ। सो यहाँ से आप ये एफ सी निकाल सकते हैं। एफ सी फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पार्क हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में आप कितने बार यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, और ये एनर्जी कंजर्व कितनी कितना अमाउंट में एनर्जी टूल से वर्कपीस में जा रहा है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया, हाफ सी वी टी स्क्वायर। और यहाँ से आप एनर्जी ऑफ स्पार्क पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में
एक स्पार्किंग करने में 1 सेकंड में कितना एनर्जी यूज़ होता है उसको निकाल सकते हो आप। एनर्जी को अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट मटेरियल रिमूवल रेट होता है कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट वॉल्यूम मशीनिंग हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए E इंटू एफ एस अपॉन ई एफ सी यहाँ पे ये है स्पेसिफिक कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब यूनिट वॉल्यूम को मशीनिंग करने में जितना एनर्जी यूज होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं एमआरआर और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एमआरआर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा वेस्ट होगी। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमआरआर के, बिकॉज जितना ज़्यादा करंट होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और हमारा मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा। कैपेसिटेंस भी सेम ही होता है, ये भी ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एमआरआर होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो होता है हमारा स्पार्क गैप। स्पार्क गैप अगर ज़्यादा रहे तो भी आप एमआरआर आपको कम मिलेगा, स्पार्क गैप अगर कम रहे फिर भी आपको एमआरआर कम मिलेगा। इसका रीज़न ये होता है कि जब हमारा स्पार्क गैप कम रहता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कम ट्रेवल करना पड़ता है। कम ट्रेवल करना पड़ता है इसका मतलब ये है कि हमारा स्पार्क जो है वो जल्दी जल्दी होता है। बट दूसरा सेंस में हमारा जो कैपेसिटर है उसको चार्ज ज़्यादा होने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वी जो है हमारा डिस्चार्जिंग वोल्टेज वो कम होता है। और दूसरे सेंस में अगर आप स्पार्क गैप को ज़्यादा कर दोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा बट आपका डिस्चार्ज वोल्टेज हाई रहेगा। तो ये दोनों मिला के जो कंबाइन जो प्लॉट होता है उसका ये होता है कि पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। तो एक ऑप्टिमम गैप होना चाहिए फॉर बेटर एमआरआर। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।